Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to class of English second year. As you know, we are studying our unit 7.1 that is Merchant of Venice. और हमने प्रीवियस जो लेक्चर था पार्ट 1 उसमें हमने थोड़ा सा इसका बारे में जस्ट एक हिंट पढ़ा था मर्चेंट ऑफ वेनिस का कि ये प्ले कब लिखा गया, बाय हुम इट हैज़ बीन रिटन। शेक्सपियर जो उसका राइटर है उसकी कुछ मेन क्वालिटीज़ हमने डिस्कस की थी कि एज अ राइटर वो क्यों फेमस रहा, और उसके साथ साथ हमने मेजर जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था प्ले से रिलेटेड। एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इन योर टेक्स्ट बुक ये प्ले एज अ प्ले तो नहीं है, वो तो एज अ शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए मैंने उसमें बहुत ज़्यादा जो प्ले की टेक्निकलिटीज़ हैं उनको डिस्कस नहीं किया। एक आपको आउटलाइन प्रोवाइड की है कि व्हाट इज़ अ प्ले। हमने प्ले के बारे में पढ़ा कि इट इज़ अ रिटन वर्क मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, इट इज़ अ रिटन लिटरेरी वर्क फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, इट इज़ अ रिटन वर्क विच कैरीज एक्शंस एंड डायलॉग्स, डेफिनेशंस पढ़ी थी। फिर हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे जिसमें हमारे पास प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग एटसेट्रा वो चीज़ें थी, कुछ काइंड्स पढ़ी थी प्ले की। तो वो सारा जो लेक्चर था वो इट वाज इंट्रोडक्शन टू ओवरऑल व्हाट इज़ अ प्ले। और फिर एट द एंड हमने उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर प्ले के से मोस्टली रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कौन से आते हैं जिसपे कैरेक्टर्स, प्लॉट, थीम एनालिसिस और इवेंट्स जो है उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो उसे हम जो है वो हम प्ले के मेन क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो इस प्ले का इंट्रोडक्शन है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ठीक है। और जैसे आपको मैंने पहले बताया था मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट मीन्स ट्रेडर, ताजिर, ठीक है। और वेनिस के बारे में आपको बताया था इट इज़ अ प्लेस इन नॉर्दर्न इटली, वेनिशो रीजन, और ये पूरा का पूरा रीजन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन आइलैंड्स, ये वाटर एरिया पूरा, ठीक है। उसमें इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके लिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि दिस प्ले हैज़ बीन रिटन समवेयर बिटवीन 1596 टू 1599, राइट। और इसमें शाइलॉक, एंटोनियो, पोर्शिया, बसानियो, चार मेन इसके जो वो कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं के इवेंट्स हैं, उन्हीं के डायलॉग्स हैं, उन्हीं के बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विच एट दी एंड जाते जाते रेजोल्यूशन तक कहाँ तक आते हैं ये आप इंशाल्लाह जब इसको पढ़ेंगे तो आपके ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो स्टार्ट में डिस्कस की थी। आज हम थोड़ा सा इसका और इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बिफोर वी कम टू अवर टेक्स्ट, ठीक है। तो चूंकि आपको पहले बताया कि ये आपकी बुक में प्ले एज अ प्ले नहीं है बल्कि एक एज अ शॉर्ट स्टोरी ही आप इसको कह लें, उसको समराइज करके एक नैरेटिव के तौर पर आपको बता दिया, तो हमने उसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चंस को उसको एज इट इज उसी तरह स्टडी कर दे जैसे ये है, लेकिन इंट्रोडक्शन टू प्ले बहुत जरूरी था। अब एज फार एज दिस प्ले इज कंसर्न्ड, ये देख लीजिए यहां मैंने हेडिंग दिया दिस प्ले, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस इटसेल्फ जो प्ले है इट इज बेसिकली अ स्टोरी बिटवीन अ जूइश मनी लेंडर एंड अ क्रिश्चियन बोरोअर और ट्रेडर, ठीक है। जूइश मनी लेंडर है शाइलॉक और एंटोनियो ही इज अ क्रिश्चियन वेल्दी ट्रेडर, लेकिन उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, ही गेट्स अ बोरिंग फ्रॉम शाइलॉक, और सारे का सारा उसके बैकग्राउंड, उस बोरिंग और पोस्ट बोरिंग जो सिनेरियो बना, ये सारा तीनों का उसी के सराउंडिंग है। और जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले लेक्चर में बताया था कि जो इवेंट्स हैं, एक्शन है प्ले में, ठीक है, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, मेन इवेंट्स उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन में भी था जी मेन इवेंट्स, तो इसका मेन इवेंट्स बेसिकली वो जो लैंडिंग और बोरिंग ऑफ मनी है उसका फोरग्राउंड, उसका सीन, उसकी कंडीशंस और उसका जो है वो पोस्ट ग्राउंड जो सारा है वो सारे इस स्टोरी की वो है। अब व्हाट आर इट्स मेन थीम्स या व्हाट आर इट्स मेन आइडियाज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि सेटिंग इज वेनिस, ठीक है। उस जमाने में जब ये 16th सेंचुरी में रोमन एम्पायर इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेल्दी लैंड थी, वेल्दी लोग थे, ट्रेड बहुत ज़्यादा थी यहाँ के ऊपर, और यूरोप जिसको हम कहते हैं क्रिश्चियन यूरोप, उसका ये मरकज़ भी था उस ज़माने में, ठीक है। और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता यूरोप जो था वो एक्सपेंड हुआ, तो वेनिस की सेटिंग इसीलिए उसमें रखी गई है कि इट वाज अ वेल्दी लैंड ऑफ दैट टाइम
इटली जो था वो रोमन एम्पायर, और फिर कैथोलिक चर्च जो था उसका भी सेंटर वही रहा, और क्रिश्चियनिटी का सेंटर जो है वो आज भी जो उनका कैथोलिक जो सेक्ट है, कैथोलिसिज्म है, उसका जो सेंटर है वो आज भी जो है वो वेटिकन सिटी इटली में जो है वो उनका वो है। इसीलिए राइटर शेक्सपियर हिमसेल्फ जो है उसने इसको इसमें वेनिस जो है उसकी ये सेटिंग शो की, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेडर्स, और उसके जो है वेल्दी होने की वजह से वहाँ के ऊपर वेल्थ, प्रॉपर्टी, और इसका बड़ा इम्पैक्ट था उस जमाने की सोसाइटी में, जो प्ले राइटर ने पूरे प्ले में शो किया है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लेस वेनिस जो है इसको सिलेक्ट किया गया। सेकंड, द थीम revolves around Jewish moneylender Shylock and Christian trader Antonio. Both are opposite in nature. Shylock is a moneylender. उस ज़माने में बैंक्स तो इस तरह नहीं थे, तो लोग जो थे बाज़ार में बैठे होते थे और वो लोगों को पैसे देते थे, लेकिन जो है वो पैसे वापस देते वक्त सूद लिया करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 1000 रुपीज़ दिए तो वो हो सकता है कहे जी मुझे आप 1100 वापस कर दें, तो 1000 तो रिटर्न हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन 100 ऊपर जो था वो ताजर लिया करते थे। तो शाइलॉक जो है उसका कैरेक्टर वर्सेस एंटोनियो हु इज अ ब्रॉड हार्टेड, एक जनरस ट्रेडर है। ठीक है, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है थ्रू आउट द प्ले। इन दोनों का पर्सनैलिटी यानी इनहेरिटेड कॉन्सेप्ट है दोनों में, दोनों की पर्सनैलिटीज अपोजिट है, दोनों के कैरेक्टर्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं कि हमने तो डेफिनेटली इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, तो उस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाइलॉक का इसमें जो कैरेक्टर है, जो ज्यूइश मनी लेंडर है, वो ही इज क्रूअल हार्टेड, ही इज अ यूजरर, वो सूद लेता है। जब जाहिर है कर्ज की जरूरत उन्हें पड़ती है जो गरीब लोग थे उस जमाने के, ठीक है, या आज भी आप देख लें लोग लोन वगैरह लेते हैं, तो उसी को जो वेल ऑफ नहीं है, जिसको जरूरत पड़ गई है, या फर्ज करें अगर कोई वेल ऑफ है, इमीडिएटली जरूरत पड़ गई, उसके पास नहीं है फॉर द टाइमिंग, तो कर्ज लोग लोन ले लेते हैं। तो शाइलॉक उस चीज का लोगों से जो था, ही वुड गेट अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस एनकम्बरेंस ऑफ द पीपल, लोगों की इस मजबूरी का वो नाजायज फायदा उठाता था। लोगों को पैसे चाहिए होते थे, वो उसके जुल्म में फंस जाते थे, और अगर वो अपना पैसा वापस नहीं करते थे तो वो उनसे जायदाद ले लेता था, उन पर उनके साथ जो है वो बॉन्ड ही ऐसे लिखवाता था बड़े सख्त किस्म के। तो एट दी एंड फायदा बहरहाल शाइलॉक का ही होता था। लोग जो थे अपना लोन रिटर्न कर देते थे, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ, और अगर वो अनफॉर्चुनेटली दे वुड बिकम डिफॉल्ट या वो नहीं पे कर सकते थे, तो शाइलॉक जो था उनकी प्रॉपर्टी ले लेता था। उसका थीम अलग से भी है, ठीक है, इस प्ले में। तो शाइलॉक ऑन द अदर हैंड, एंटोनियो ही वाज अ क्रिश्चियन ट्रेडर, ठीक है, इसके अपने मर्चेंडाइज थी इसके। तो एंटोनियो जो है ही इज़ अ ट्रेडर, ठीक है, वो मर्चेंट है, उसकी ट्रेड होती है, उसके शिप्स हैं जिन पर सामान वगैरह जो है उसका आ रहा है, और उसके बारे में वो ही इज़ थिंकिंग, ठीक है, और उसकी उन शिप्स की एक इंफॉर्मेशन का एक इवेंट है जो इस प्ले में उसमें है। लेकिन एंटोनियो और शाइलॉक का करैक्टर का डिफरेंस दोनों में यही है कि बोथ स्टैंड एज सिंबल्स, राइट। एंटोनियो इज अ काइंड मर्चेंट, अगर कोई उसके पास पैसे कोई बोरोइंग के लिए आ भी जाता है तो ही डज नॉट लैंड मनी एट अ हाई इंटरेस्ट, रादर ही ऑफर्स देम ओनली एट द अमाउंट व्हिच ही गेट्स बैक, ओनली द अमाउंट व्हिच ही हैज लेंट टू अदर्स, ठीक है। तो उसने जो अमाउंट दी है दूसरों को वो इतनी वापस देता है। ही इज नोन एज अ काइंड मर्चेंट, बेनेवलेंट टाइप ऑफ मर्चेंट है, हालांकि रिच है, ट्रेडर है उसके। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि इनलैंड नहीं था बल्कि वाटरलैंड ट्रांसपोर्ट थी सारी उस जमाने में, तो वो वेनिस और आना जाना वो सारा शिप्स पर था, और उसके शिप्स के डूबने की खबर भी आई, तो सारा वो वाटर सराउंडेड वेनिस जो कि एरिया था, इसलिए उसका रेफरेंस मैंने आपको इसलिए पहले दे दिया था। तो ये ज्यूइश मनी लैंडर शाइलॉक, ही स्टैंड्स एज सिंबल ऑफ मटेरियलिज्म, worldly wealth and gains, right? On the other hand, एंटोनियो ही स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। यानी इंसान की माशरे में, हमारे माशरे में दो किस्म की हर सोसाइटी में चीज़ें पाई जाती हैं। एक एक्सट्रीम मटेरियलिज्म है, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल गेन्स, वेल्थ, स्टेटस, प्रॉपर्टी इज कैप्ट एट हाई। और दूसरी चीज़ स्पिरिचुअलिज्म कि इंसान जो है वो इन चीज़ों को छोड़कर अपनी शख्सियत, अपनी रूह को, अपने दिल को बड़ा करे और लोगों की हेल्प करे। तो ये दोनों इन अ वे ऑन द बैक ड्रॉप ऑफ दिस प्ले
Jewish moneylender Shylock and Christian trader Antonio, they stands as two divergent symbols of materialism and spiritualism. This play has another important theme, that is old rivalry between Jews and Christians. ठीक है, ये रेफरेंस है प्ले में कि यहूदियों और क्रिश्चियंस के दरमियान जो पुरानी आपस की राइवलरी, जो दुश्मनी चली आ रही है, उसका रेफरेंस है इस प्ले में। उसमें डायलॉग है शाइलॉक का, ठीक है, जहां वो अपने दिल की बात एंटोनियो से करता है, ठीक है, और फिर एंटोनियो खुद भी इस चीज का एक्सप्रेस करता है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट थीम है, ओल्ड राइवलरी बिटवीन ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। यहां से आगे चलने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह आप देखते हैं इंडिया में मुसलमानों और हिंदुओं की आपस में एक राइवलरी है जो ऑन द पार्ट ऑफ हिंदूज ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह आप देख लें पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली वो हिंदुइज्म और इस्लाम का जो आपस में एक है कि 800 ईयर्स तक तकरीब दोनों इकट्ठे रहे इंडिया में, लेकिन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, ठीक है। तो इसी तरह जो क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं उनकी भी आपस में एक्सट्रीम राइवलरी है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। क्रिश्चियनिटी जो है वो तो बाद में आई, जूइज्म, जुडाइज्म जिसको ओरिजिनल कहा जाता है, ठीक है, जो एक्चुअली जो है वो जायनिस्ट होने कहलाने चाहिए, लेकिन वो अपने आप को जुडाइज्म पर के फॉलोअर्स कहलाते हैं। तो वो तो सबसे पुराने हैं, वो कौम बनी इसराइल के ज़माने से, यानी वो चीज़ उनके चली आ रही है। तो वो उनके माइंड में ये था कि दे आर सुप्रीम, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है। और उन्होंने मार्केट्स को रूल किया, सोसाइटीज को रूल किया, सिविलाइजेशंस को रूल किया, रूट्स को रूल किया, ठीक है। और जब उन्होंने देखा कि आफ्टर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजन सोसाइटी में एंटर हुई, तो उन्होंने जो है वो एक राइवलरी का, एक एनमिटी का, एक हेट्रेड का एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स क्रिश्चियंस वो रखा। और वो उनके दिल में वो दे डिड नॉट एवर वांट कि उनकी सुप्रीमेसी, उनका कंट्रोल, उनका रूल वो हो। इसके बाद जब इस्लाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से जब इस्लाम का आगाज़ हुआ, तो आप देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बना वो यहूदी कबाइल की तरफ से बनता था। उतना ज़्यादा क्रिश्चियन कबाइल की तरफ से या मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम बने, ज़रूर बने, लेकिन उतने नहीं बने जितना दुश्मनी में यहूदी और उनके कबीले जो थे वो आगे आगे होते थे। तो ये ज्यूज जो थे ये अपने आप को, पहली बात तो ये है कि दे कंसिडर देमसेल्फ अ स्पेशल क्रिएचर ऑफ अल्लाह। दूसरा ये दे कंसिडर देमसेल्फ राइटफुल ओनर्स ऑफ दिस अर्थ, ठीक है, और लैंड और सोसाइटी, वेल्थ, जितना ये समझ कहते हैं कि हमारी जितनी दुनिया में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमारा राइट है, ठीक है। इसकी वजह से कदीम हज़ारों साल पुराने ज़मानों में रूमी सल्तनत के और क्रिश्चियन सल्तनत की आपस में जंगें रहीं, ठीक है। रूमी सल्तनत जो थी, जब क्रिश्चियनिटी का आगाज हुआ तो उससे पहले तो जूइज्म भी थी, जुडाइज्म जिसको असल में कहा जाता है, यहूदियत थी एज अकेला मजहब, मेन मजहब के तौर के ऊपर। इस्लाम एज कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं आया था, वो वहदानियत और कुछ हकायत थे जो उस तरह अंबिया जो थे वो अपने अपने इलाकों में चला रहे थे, ठीक है। लेकिन एज ए सेट ऑफ रिलीजन, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका से स्टार्ट हुआ मुकम्मल दीन के तौर के ऊपर, वो उसकी तस्वीर वो नहीं थी। तो यहूदी जो थे वो दुनिया पर उनकी हुकूमत थी। वो समझते थे कि क्रिश्चियंस के आने से उनको अपनी इस कैपिटल का खतरा लगा, उनकी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसको खतरा लगा, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने क्रिश्चियंस को इसको दे हैव नेवर एक्सेप्टेड क्रिश्चियंस सो फार। आज भी जो क्रिश्चियंस और ज्यूज का वो इनहेरिटेड कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं हुआ। एक्चुअल क्रिश्चियंस दे हैव नेवर एक्सेप्टेड द एट्रोसिटीज एंड क्रुएल्टी ऑफर्ड बाय द स्टेट ऑफ इसराइल। और अमेरिका का और यूरोप का ओपनली वो नहीं आने देते, ठीक है, इस्लाम के अगेंस्ट बोथ आर यूनाइटेड, लेकिन जब उनकी आपस की बात आती है तो बोथ ऑफ देम दे स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर। और उसमें यही बहुत सारी जो है वो रीजंस हैं कि रोमन एम्पायर जो था उसका और ज्यूज का आपस में जो है वो तजाद टसल हमेशा से इस चीज़ के ऊपर रही। इसके अलावा एक और रीज़न इनकी ओल्ड राइवलरी की जो थी वो पुराने टेक्स्ट हैं, कमांडमेंट्स हैं
ऑफ अल्लाह। जो पुरानी जो इल्हामी किताबें थी उनमें जो टेक्स्ट तहरीर है वो इनका एक बहुत बड़ा कॉज है। ये क्लेम करते हैं यहूदी के जी वो टेक्स्ट ओरिजिनल हमारा है, लेकिन क्रिश्चियंस का उनके अगेंस्ट ये क्लेम है कि जी आपका जो टेक्स्ट आप क्लेम कर रहे हो वो उसमें अल्टरेशन हो चुकी है। और ये जो है वो ट्राइजनी के कायल हैं क्रिश्चियंस, जूस इस चीज़ के अगेंस्ट रहते हैं। यानी वो जो कदीम जो टेक्स्ट है और यरूशलेम का जो प्रॉब्लम है उसमें तीनों बड़े मज़हब क्यों इन्वॉल्व हैं, इसलिए कि यह कहा जाता है कि उसमें जो तौरात है यहूदियों की जो बुक थी उसका ओरिजिनल उसका भी मौजूद है, क्रिश्चियंस की जो बाइबल है उसका भी ओरिजिनल उसका मौजूद है, और कुरान तो माशाल्लाह वो तो हमारे हर घर में माशाल्लाह मौजूद है, इसका तो वहां पर नहीं है। तो वो क्लेम जो है वो उस वहां के ऊपर एक टेंपल का है, ठीक है। तो ये इनका जो टेक्स्ट जो है ओरिजिनल पुराने, उसकी वजह से भी इनकी आपस की राइवलरी है। फिर सेकंड और थर्ड टेंपल, फर्स्ट टेंपल बहुत हिस्ट्री इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूं कि फर्स्ट टेंपल तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बना, सेकंड टेंपल बाद में यरूशलेम में बना। अब इनकी आपस की राइवलरी चल रही है ऑन थर्ड टेंपल, कि वो तीसरा टेंपल जो उनका जो पिलर है, जो मीनार है, जो उसको टेंपल कहते हैं, वो जो वहां बनना है, ठीक है, उस पर क्लेम कौन करे। यहूदी कहते हैं इसराइल की लैंड साथ होने की वजह से जी ये हमारी लैंड है। क्रिश्चियंस ये कहते हैं जी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनकी पैदाइश यहां पर हुई, ठीक है, ये हमारा है। तो वो यरूशलेम का जो एरिया है वो सारे के ऊपर क्राइसिस सारा का सारा यही है। इसके अलावा सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट दोनों के डिफरेंट हैं। ज्यूज जो हैं दे आर प्योरली कैपिटलिस्ट, मनी माइंडेड, मेटेरियलिस्टिक्स, ठीक है, और इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं उनका सारे का सारा सरमाया जो है वो भी अपने पास कर लें। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो क्रिश्चियंस जो है दे आर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म एज कम्पेयर टू मटेरियलिज्म। गो के वक्त के साथ साथ जिस तरह इस्लाम में हमारे रिलीजन में बहुत सारी चेंजेस जो है वो बाद में जो है वो होकर आ गई, ठीक है, जो कि लोगों की बात खुद ऐड कर ली, बहरहाल इस पर मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। इसी तरह जितने रिलीजन्स थे उनमें यही सारा सिलसिला रहा। तो जो है वो फिर राइट्स, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी ये सारे तो डिफरेंट कॉजेज हैं ऑफ राइवलरी बिटवीन ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। और शेक्सपियर के बारे में खुद भी यही कहा जाता है, हिस्ट्री में है कि ओरिजिनली ही वाज हिमसेल्फ अ ज्यू, वो यहूदी था, लेटर ऑन ही कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। और जो यहूदी थे, सोसाइटी थी, उन्होंने इसके खिलाफ रिएक्शन भी शो किया, और उनकी जो नेचर थी सारी की सारी, उसने अपने इस प्ले में आकर वो सारी की सारी वो बता दिया कि व्हाट आर ज्यूज। अनदर थीम इज द डिवाइन क्वालिटी ऑफ मर्सी, माफ कर देना, शफकत, रहम दिली। इसको इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिवाइन क्वालिटी, ठीक है। ये इसको इस प्ले में एज अ डिविनिटी उसको कंसिडर किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है टुवर्ड्स शाइलॉक, उसको अपील की गई है लाइफ टू फॉरगिव एंटोनियो, लेकिन उसकी क्रूअलनेस, उसकी हार्ड हार्टेडनेस वो है, उसका कोई वो अपने आप उसको रिप्लेस नहीं कर सका। Another theme is that of hatred, नफरत, which both Shylock and Antonio keep for each other। मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज बताई थी, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और शेक्सपियर के कैरेक्टर्स जो है दे आर नॉट सुपर ह्यूमंस, कोई आउटसाइड नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स है हमारी तरह। एंटोनियो हु इज द हीरो ऑफ दिस प्ले, वो जो है काइंड हार्टेड है, बहुत बेनेवलेंट है, लेकिन एज अ क्रिश्चियन और उससे भी बढ़कर शाइलॉक के जुल्म की वजह से लोग तंग है, उससे वो उसको नफरत करता है, वो उसको कट थ्रोट डॉग, यूजरर और बहुत कुछ कहता है। और शाइलॉक एडमिट करता है कि तुम मुझे जो है वो अब्यूज करते हो, मुझे जो है वो गालियां देते हो। तो ये भी इसका एक थीम है। इसके अलावा अनदर वेरी सिग्निफिकेंट थीम इज फ्रेंडशिप, दोस्ती, और वो शो की गई है थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ एंटोनियो एंड बेसानियो, ठीक है। इन दो के कैरेक्टर से कि बेसानियो की खात को पैसे दिलवाने की खातिर एंटोनियो जो है ही ऑफर्स हिज लाइफ, अ पाउंड ऑफ फ्लैश, गोश्त का जो टुकड़ा जिस्म से काट लिया जाए तो ब्लीडिंग होकर इंसान तो खत्म ही हो जाए, तो उसके लिए जो है, और शाइलॉक जैसे क्रूअल जो है वो मनी लेंडर के सामने इस बात को करना, वो उसके लिए जो है रेडी हो जाता है। और इसी तरह बेसानियो जो है वो बाय ऑल मीन्स उसको एंटोनियो को सेव करने के लिए अपनी आखिरी भी एफर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो इन दोनों की फ्रेंडशिप जो है उसके लिए दोनों एक दूसरे को कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, वो भी इसका थीम है। वेल्थ, दौलत जो है ये दिस इज ऑल्सो द मेन आइडिया और थीम ऑफ दिस प्ले। पूरा का पूरा प्ले ही इसके ग्राउंड है, और सिर्फ इसमें शाइलॉक इन्वॉल्व नहीं है। इस प्ले की जो हीरोइन है पोर्शिया, वो भी वेल्दी है,
और बसानियो जब उसके सामने अपना मैच पेश करता है, व्हेन ही एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर पोर्शिया, ठीक है, तो और जब उसके सामने रिश्ता मांगने के लिए जाता है तो उसके माइंड में ये चीज है, वो कहता है एंटोनियो को कि मुझे अपने आप को अमीर शो करना है। तो वेल्थ जो है ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, इसको राइटर जो है उसने इसको एक्सक्लूड नहीं किया। फिर रिवेंज, बदला लेना, और वो शाइलॉक के दिल में एक रिवेंज है और वो उस रिवेंज को इंक्रीज करता रहता है, दिल में परवान चढ़ता रहता है, पॉइजन उसका बढ़ता रहता है। और फिर एक वक्त वो आ जाता है कि जिस वक्त जो है वो एंटोनियो उससे पैसे लेने जाता है, तो वो एंटोनियो की मदद करने के लिए उसको पैसे नहीं देता, बल्कि उसके दिल में वो रिवेंज है कि किसी तरीके से मैं इसको फंसाऊं अपने पास और मैं इससे अपने उन नस्लों का बदला लूं जिसका उससे जिक्र किया है कि मैं अपनी पूरी यहूदी कम्युनिटी का बदला तो उनसे लूंगा। तो ये थीम ऑफ रिवेंज भी है। फिर एक और थीम है, दैट इज रियलिटी एंड आइडियलिज्म, ठीक है। कहने का मकसद यह है कि द प्ले शोज दैट मनी रूल्स द वर्ल्ड। शेक्सपियर ने यह बता दिया इस प्ले में कि पैसा ही जो है वो रूल करता है। अगर बसानियो ने एंटोनियो का लव विन करना है तो बसानियो को अपनी हैसियत शो करना पड़ेगी कि मैं अमीर हूं, इसीलिए वो एंटोनियो से पैसे लेकर जा रहे हैं। शाइलॉक का सारी गेम ही पैसे की करते हैं। एंटोनियो हिमसेल्फ इज अ रिच मर्चेंट, ठीक है। तो ये रियलिटी और आइडियलिज्म जो है वो ये है कि वो उसका एक लव है बसानियो का पोर्शिया के साथ, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो इस प्ले की रियलिटी है वो इट इज अराउंड मनी। फिर प्रेजुडिस बिटवीन क्रिश्चियंस एंड जूज, जिसका पहले भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और डायलॉग्स में उसका रेफरेंस है। और पर्टिकुलरली वो एंटोनियो का वो शाइलॉक का वो डायलॉग कि मैं तुमसे पैसे दूंगा और मैं अपनी पूरी कम्युनिटी जूज का पूरा जो हमारी नस्लें हैं, मैं उस पूरी कम्युनिटी का बदला तुमसे लूंगा। और पहले भी मैंने आपको बताया कि वो उसको इसलिए नहीं पैसे दे रहा कि उसकी हेल्प कर सके, बल्कि इसलिए चाह रहा है कि वो ट्रैप कर सके उसको और अपने दिल का रिवेंज उससे जो है वो निकाल सके। दिस इज अ प्ले अबाउट प्रॉपर्टी, दौलत, जायदाद, ये सारी चीजें इस प्ले का थीम है। इसमें इस प्ले के जो अच्छे जो नाइस कैरेक्टर हैं, जिसमें एंटोनियो है, पोर्शिया है, बसानियो है, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम इट। उनके माइंड में भी ये थॉट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद जो मेन चीज है थ्रू आउट वो मनी मैटर्स, ठीक है। सोसाइटी में दौलत का, पैसे का क्या किरदार है, ठीक है, वो सारे का सारा इसमें जो वो किया गया है। लेकिन एक और डोमिनेंट थीम जो लास्ट में मैं आपको अभी बता रहा हूं, दैट इज मर्सीफुलनेस, काइंडनेस, माफ कर देना, टू फॉरगिव समवन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये इक्वली डोमिनेंट हैं और इसीलिए राइटर ने इसको एज अ डिवाइन क्वालिटी प्रेजेंट किया है और रेफरेंसेस भी दिए हैं, ठीक है। आपकी इस बुक में तो चूंकि वो उन्होंने शॉर्ट स्टोरी करके उसको दिया, उसमें इतनी डिटेल से वो रेफरेंसेस नहीं है, लेकिन एक्चुअल प्ले है उसमें तो रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें चीजें, मर्सी जो है इसका बड़ा रोल है, अपील है, ठीक है, एक प्लीडिंग है इन फ्रंट ऑफ शाइलॉक कि यार इसको छोड़ दो। एक केस चला उसमें भी प्लीड किया गया उसको कि जी कि आप इसको जाओ छोड़ दो, इसके बदले में इसके हम डबल आपको पैसे देते हैं। लेकिन उसके दिल में कोई मर्सीफुलनेस नहीं आई और इसी मर्सीफुलनेस की वजह से वो अपनी ही ट्रेजेडी का खुद ही शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट इसका थीम है। तो इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड मेजर थीम्स और मेन आइडियाज ऑफ दिस प्ले व्हिच इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेनिस और मनी लैंडर, a contrast between these two, this materialism and spiritualism through characters of Shylock and Antonio, फिर old rivalry between Jews and Christians, फिर quality of mercy, hatred, और फिर हमने friendship का थीम है, wealth, revenge, बहुत सारे हमने इसमें सारे थीम डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी प्रोसीड विद द टेक्स्ट अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। आपसे फिर मेरी यही होगा कि बिफोर यू लिसन नेक्स्ट लेक्चर, आपने ये प्रीवियस 2 लेक्चर्स को दोबारा सुनकर आना है। इस लेक्चर से पहले पार्ट 1 को और थर्ड लेक्चर से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को, ताकि आपका जो है जब आप टेक्स्ट पढ़े तो आपके माइंड में ये सारे के सारे थीम्स मौजूद होंगे। कुछ थीम्स इसके ऐसे हैं जो हम इस टेक्स्ट के बाद डिस्कस करेंगे, कुछ पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो हम आफ्टर द प्ले डिस्कस करेंगे, वो मैंने अभी यहां डिस्कस नहीं किए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।